कल मनाई जाएगी। वैश्विक महामारी के इस दौर में लोगों के सारे पर्व त्योहार सीमित हो गए हैं। सरकारी गाइडलाइन के तहत इस साल ईद पर सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। उधर जमशेदपुर में सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। वहीं बाजारों में ईद की रौनक नहीं के बराबर नजर आई। वैसे पर्व को देखते हुए ईद में बनाए जाने वाले लच्छों की बिक्री गुरुवार को शहर के बाजारों में हुई। वैसे तो आम दिनों में नामी गिरामी कंपनियों के लच्छों से ईद का बाजार गुलजार रहता था, लेकिन वैश्विक त्रासदी के इस दौर में शहर में निर्मित लच्छों से ही लोग काम चला रहे हैं। ये तो बहुत बंदा इतना कस्टमर हार नहीं रहे। पहले जैसा लॉकडाउन में पहले अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो जितना माल अभी बेच रहे उससे ज़्यादा पहले बेच पाते। तो ईद तो बहुत कम ही बेच पा रहे। लोग घर में तो ईद मना रहे हैं, तो सामान की जरूरत तो है। हाँ वो तो है, जो पहले ज़्यादा जो अभी नहीं निकल रहे रोड से वो लोग तो नहीं ना जान पा रहे कि दुकान लगा है या नहीं लगा है। तो जिसको मालूम है वो लोग आ रहे हैं ले रहे हैं। जैसे कि यही कस्टमर है ये बोले कि नहीं वहाँ कोई बेच रहा है, तो कोई ऐसे बात फैल रहा है तो कोई आके ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा है। मैंने जानकारी नहीं होने के चलते नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ईद नहीं मनाना ऐसा तो है नहीं, ईद घर में मनाना ही है। ईद तो मनाना ही। क्या नाम है? MD इम्तियाज। फित्र का नमाज हम लोगों पर वाजिब है और है तो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार यही है, क्योंकि 30 रमज़ान के बाद में ये एक मौका मिलता है खुशी का। लेकिन मुल्क के हालात एक ऐसे हैं कि हुकूमत का बातों को भी गौर करना है और मुल्क को देखते हुए जो सरकार जो निर्णय लेगी उसका पालन करेगी। तो कैसे घरों में मना रहे हैं ना, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो पूजा माने जो प्रार्थना की प्रक्रिया है वो तो पूरी होगी। अपना घर पर इंडिविजुअल। क्या नाम है? सलीम खान। अच्छा, ठीक। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि जितने भी 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों ने टीका दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पिछले माह से ही शुरू कर दिया गया है। 14 मई से टीकाकरण की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने परसुरी स्थित सेंट रॉबर्ट स्कूल में मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल में सैया वैक्सीनेटर, ऑपरेटर और शिक्षकों की मौजूदगी में वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया। आपको बता दें, पहले दिन 400 लाभुकों को टीका लगवाया जाएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 44 वर्ष तक होगी। कितने सेंटर यहाँ सुई वैक्सीनेशन का काउंटर बनाया गया है और किस उम्र के लोगों को यहाँ सुई पड़ेगी? कल से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन का कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो सेंट रॉबर्ट स्कूल में एक सेंटर पे 2 टीम यहाँ पे उपलब्ध रहेगी और वैक्सीनेशन का 2 टीम यहाँ पे काम करेगा और कुल 420 लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है वैक्सीन के लिए और वो वैक्सीन कल से दिया जाएगा। कैसे तैयारी की है? इसके लिए आज हमने सभी टीम मेंबर को बुलाया है, जिसमें वैक्सीनेटर हैं, ऑपरेटर हैं, टीचर हैं, सेविका सहिया, और उनको एक मॉक ड्रिल करा दिया ताकि कल किसी भी प्रकार का किसी भी लोगों को आने पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। उनको आने के बाद उनका आधार वेरिफिकेशन के साथ साथ उनके लिए अलग से मेल फीमेल के लिए वेटिंग हॉल हो, अलग से वैक्सीनेशन रूम में उनके लिए सारी सुविधाएं हों। इसलिए आज मॉक ड्रिल किया गया ताकि कल कोई दिक्कत न हो और सुविधा से सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाए। मानगो थाना अंतर्गत बाजार में अहले सुबह 2 दुकान में आग लगने से 15 लाख से ज्यादा के सामानें जलकर राख हो गई, जिसमें ज्वेलरी और लेडीज कॉर्नर की दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं दुकान के पीछे बने चप्पल के गोदाम को भी चपेट में ले लिए। बताया जाता है कि लॉकडाउन लगने के बाद से दुकान बंद रखी जा रही थी। इस वजह से यह बताना मुश्किल है कि आग कैसे लगी, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। ये दुकान में आग हमको सूचना मिला 5:15 बजे, फोन हो रहा था। 4 बजे का ही घटना है ये। हमको 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास घर में खबर पहुंचा कि दुकान में आग लग गया है। हम आगे भागे आए तो देखे कि दुकान पूरी तरह से जल के खाक ही हो चुका था और आग पूरा दोनों दुकान में लग चुकी। मेरे पीछे भी एक दुकान थी, पार्टीशन था फर्नीचर का, पक्का दीवार नहीं था, जिसके चलते आग आगे से पीछे गया है, पीछे से आगे आया। 2 दुकान को अपने चपेट में लेके पीछे गोदाम है, उसमें भी आग पहुंचा। गोदाम किसके आपके का है? नहीं, एक चप्पल वाले का है। क्या चीज़ का गोदाम था? चप्पल दुकान था। आपका क्या चीज़ का? मनिहारी का। कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम दुकान का नुकसान कम से कम 5-7 लाख रुपये, 7 लाख रुपये के आसपास। सामान भी भरा होगा? टोटल नुकसान टोटल डेड है। 100% लॉस। कितने देर से बंद था दुकान को? दुकान देखिए, हम लोग अभी खोल रहे थे कंटिन्यू, एक शटर उठाते थे, काम करते थे, मेन लाइन ऑन ही नहीं करते थे।
इन्वर्टर ऑन करते थे, एक बल्ब जला के थोड़ा बहुत बिक्री हुआ तो बिक्री हुआ, नहीं तो फिर शटर गिरा के 2 बजे के बाद तो ऐसे भी चल जाना रहता था। दुकान अभी बंद ही कितना कैसे हुआ, क्या पता चल पा रहा लोग बोल रहे शॉर्ट सर्किट। है? क्या नाम हुआ आपको? आलोक कुमार सिंह, कहाँ रहते हैं आप? मानगो दागिटो मानगो बाजार हो गया जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जनार्दन प्रसाद वर्मा। क्या चीज़ का दुकान था आपको? ये ज्वेलरी का दुकान है। ज्वेलरी का दुकान है, 2006 में स्टार्ट किए थे, अभी 2021 है। कैसे करके क्या हुआ? हम लोग को मालूम नहीं पड़ा, मालूम पड़ा करीब लगभग 4 बजे। तो उसके बाद आए और आकर के देखे हम लोग, मेरा दुकान में लड़का बैठता है, सुमित कुमार वर्मा नाम है उसका, वही हम दोनों आए, फिर देखे कि आग पूरा लगा हुआ है और प्रशासन के पदाधिकारी जो मानगो रेंज के हैं, हाँ, बड़ा बाबू और पुलिस फोर्स सब आए हुए थे, हाँ, सब आए थे। वो लोग तो संरक्षण में हम लोग यहाँ खड़े थे और बाकी जो है ना आपका दमकल विभाग के जो है गाड़ी वो आई थी, वो भी मैंने पूरा प्रयास किया और दोनों दुकान जो है एक साथ दोनों दुकान लगा हुआ है, दोनों दुकान आग में जलकर राख हो गया, पूरा डैमेज हुआ है। करीब मोटा मोटी 10 लाख का मेरा नुकसान हुआ। सामान तो था दुकान में सारा? हाँ, सामान तो रहेगा ही दुकान में। आपका 10 लाख का? हाँ, 10 लाख का। हाँ, कैसे हुआ पता चल पा रहा आप लोगों को? नहीं पता नहीं, इसका इंक्वायरी होगा बाद में। कारण? हाँ, कारण है कारण क्या पता चल पा रहा? शॉर्ट सर्किट? अभी तो पता नहीं चल पाया है, उसका बाद में पता लगाएंगे हम लोग, देखेंगे कैसे हुआ। यदि मालूम होता तो पहले पहुंच जाते। मतलब अनुमान क्या लगा रहे हैं? अनुमान यही लगा रहे हैं कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसा कारण है जिसके चलते। कितने दिन से दुकान बंद है? दुकान करीब जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से मैंने स्टेट गवर्नमेंट ये किए हैं तब से बंद है दुकान। कहाँ रहते हैं आप? और पोस्ट ऑफिस रोड मानगो में। क्या नाम बताया अपना? जनार्दन वर्मा। गया के विष्णुपद मंदिर परिसर में कनू की शादी हुई। इस दौरान ना कोई बारात निकली, ना ही बैंड बाजे की आवाज। दोनों प्रेमी युगल वाहन से उतरे और सीधे पहुंच गए शादी करने। बस आधे घंटे में चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। शादी में केवल दूल्हे के माता पिता सहित कुल 5 लोग ही उपस्थित रहे। इस दौरान कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के सभी नियमों का अनुपालन भी किया गया। यहाँ लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर दिया, दोनों का जयमाला भी हुआ और पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और पूरी शादी खत्म हो गई। आज हम लोग शादी किए हैं विष्णुपद मंदिर में, लॉकडाउन का पालन करते हुए। नहीं, ऐसा कुछ पहले से नहीं था। हाँ, इनको मैं पहले से जानती थी। मुलाकात बोध गया में हुई। मैं पढ़ाई के लिए आई थी, उसी के अनुसार इनसे मिली। मैं करीब 3-4 साल से मैं इनको जानती हूँ। हाँ, आए हैं, मेरे भाई हैं। हाँ, होता पर थोड़ा अर्जेंट था करना। नाम रितिका सिंह। जी, हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में थे। हम लोग दोनों साथ में कोचिंग जाते थे, साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे। उसी के बीच हमको ये मिली और उसके बाद हम लोग का रिलेशनशिप चला, बहुत साल तक चला। शायद सोचे थे लॉकडाउन में धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी नहीं कर पाए धूमधाम से। और हम लोग का लव मैरिज है, जो हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में थे। बस अचानक से सब कुछ प्लान हो गया कि हम लोग दोनों को लगा कि अब हम लोग जीवन साथी बनना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं मिलजुल कर। बस उसी दौरान हम लोग फैसला किए कि अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। और हम लोग दोनों लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग दोनों सिर्फ ही आकर मंदिर में शादी किए हैं। विष्णुपद मंदिर है और सोशल डिस्टेंस के कारण फैमिली लोग को नहीं लाए हैं। हम लोग दोनों फैसला किए कि हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लें और जल्द से जल्द हम लोग दोनों एक दूसरे में अपना ज़िंदगी स्टार्ट करें। साथ में रहने का फैसला किए दोनों को मिलकर। कुआली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर पश्चिम पंचायत के कारगिल बस्ती में प्रतिबंधित मांस के धंधे की गुप्त सूचना पर छापेमारी करने गए पुलिस बल को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। मामला बड़ा रूप लेता, लेकिन पुलिस मौके से लौट गई, जिससे तत्काल विरोध शांत हो गया। जानकारी अनुसार जमशेदपुर में पुलिस द्वारा चेकिंग में बुधवार को प्रतिबंधित मांस पकड़ा था। माल के साथ पकड़ाए व्यक्ति ने हल्दी पोखर से खरीद के बाद पुलिस को कहा। वही पुलिस के निर्देश पर कुआली थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास, सदल बल
हल्दी पोखर कारगिल बस्ती पहुंचे एवं घर घर छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी में पुलिस को कुछ भी अवैध वस्तु हाथ नहीं लगा। घर घर छापेमारी से नाराज महिलाओं व ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। आप लोग क्या करना चाहते हैं? रोज रोज का आप लोग घूस के परेशान कर रहे हैं। 2 दिन से हम लोग परेशान हो चुके हैं। हम लोग एक रोजेदार पुलिस लोग आए, बोले गेट खोलो। हम लोग बोले क्यों गेट खोलेंगे, हम लोग घर में कोई बॉयज़ नहीं है। बोले गेट खोलो नहीं तो गेट तोड़ दे। ये कोई बात का बात हो? कोई भी बॉयज़ नहीं थे, सिर्फ हम लोग गर्ल्स थे। मेरी 4 सिस्टर और मेरी मम्मी थी। हम लोग बोले क्या बात है, आप लोग आराम से भी कह सकते हैं। बोले खोलिए नहीं तो फिर गेट। फिर हम गए, जाके गेट खोले। बोले क्या बात है, पूरा छानबीन करने लगे। कुछ लोग छत चले गए, कुछ लोग बड़ा गेट तरफ चले गए, कुछ लोग सब पूरा बिखर गए। अब बोलते हैं कि आप लोग जरूर कर रहे हैं, उसी के लिए गेट नहीं खोल रहे। हम लोग बोले नहीं, वैसी बात कुछ नहीं है, हम लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाह रहे, क्या है जो है सब कुछ ख़त्म करिए। बार बार रोज़ाना का आना परेशान करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग ईद की तैयारी में लगे हुए हैं, रोज़ रोज़ आ रहे परेशान कर रहे। आप लोग करते हैं जो कि 2 बार आ चुके, कुछ भी नहीं मिला। सबूत अगर मिलता तो आते तो चलता। कहाँ के कुछ पुलिस मिल है? रहा नहीं है, बार बार आ रहे हैं, परेशान कर रहे लोग को। कहाँ के पुलिस है? कोआली थाना के पुलिस और टाटा के भी है। पापा नहीं थे, नमाज पढ़ने के लिए गए थे और वो लोग आके डायरेक्टली घर घुस गए। कोई इन्फॉर्म नहीं, कोई ही नहीं। आके हम लोग बोल रहे कि आप लोग घर क्यों घुसे, तो बोले नहीं, हम लोग को पता चला है कि बॉस होता, ये होता, वो होता। हम लोग बोले कि कौन आप लोग को ऐसे बताया, आप लोग उसका नाम दीजिए, आप लोग यहीं पे रुकिए, आप लोग जाइएगा नहीं जब तक आप लोग बताइए। चिल्लाइए मत, रूल लाठी चार्ज करेंगे। हम किस लिए लाठी चार्ज करेंगे? हम लोग तो कुछ गलत नहीं बोल रहे, हम लोग सही बोल रहे हैं। तो बोल रहे कि हाँ, हम लोग को ये इजाज़त मिला तब ना हम लोग आए हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे ही थोड़ी ना किसी का भी घर घुसेंगे। कोई घर में रहता नहीं, हम लोग घर में कोई जेंट्स नहीं, सिर्फ 4 मेरी सिस्टर है और मेरी मम्मी है और कोई नहीं है। और भाई भी है तो भाई मलेशिया में, और अंकल लोग तो कोई रहते ही नहीं है। बताइए वो लोग ऐसे डायरेक्टली अगर आके डेली ऐसे हम लोग परेशान करेंगे। रोज़ा रमज़ान के दिन हम लोग अफ्तार भी नहीं किए, हम लोग अफ्तार पूरा वैसे ही है और डायरेक्टली बोलते हैं कि मारेंगे। ऐसे कोई अच्छा बात है? बोलते रोज़ेदार के ऊपर हाथ उठाएंगे, तो बोलिए तो हम लोग को इंसाफ चाहिए। ऐसे डायरेक्टली आके हर दिन ऐसे ही करेंगे तो हम लोग को भी तो रेपुटेशन का सवाल है। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये लोग घर में जो पुलिस घुस रहा है कुछ वजह होगा तभी घुस रहा है, बिना वजह के तो घुसेगा नहीं। और जो कि हम लोग को सब जानते हैं, हम लोग उस टाइप के इंसान नहीं है। जमशेदपुर में कोरोना का रफ्तार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़ा अब लोगों को गुमराह कर रहा है। जरूरत है संयम बरतने की। वैसे पूरा देश वैसे महामारी से जूझ रहा है, जहां आए दिन हजारों मौतें हो रही हैं। वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी इस महामारी की रोकथाम को लेकर आगे आ रहे हैं। वहीं आज व्यवसायी राजेश अग्रवाल द्वारा अस्पताल में 200 मास्क का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि इस महामारी से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। अपने धैर्य और निष्ठा से हम इस महामारी को खत्म कर सकते हैं। सबसे बड़ा अभियान है सर, एक जिम्मेदारी नागरिक होकर जिम्मेदारी अपना निभाए। यही कोशिश है कि जिम्मेदारी हर इंसान अगर निभा लेगा, ये कोरोना 4 दिन में भाग जाएगा। कोरोना की कोई ताकत नहीं है जो डर से भयभीत होकर आदमी मर रहे हैं। आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था 12 तारीख को, और डॉक्टर केआर मित्तल, डॉक्टर एनडी गुप्ता हैं, उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन खाकर 4 दिन में मैं ठीक हो गया। उसके बाद मुझे लगा नहीं कुछ करना है, इसके लिए कुछ करना है। मन में जागृता आई और मैं अपनी दुकान, माधुरी दुकान मेरी झंडा चौक में है, अपनी दुकान के कपड़े द्वारा मास्क बनवा कर अपने स्टाफ कर्मचारी द्वारा बनवा कर हर हॉस्पिटल में जरूरतमंद को मास्क, और जो प्रशासन की तरफ से रोज में कर्मचारी खड़े रहते हैं, पुलिस सिपाही जो दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, उनको मैं निःशुल्क पानी और निःशुल्क मास्क देकर एक सहयोग दे रहा हूँ, ताकि बेचारे वो भी अपना घर छोड़ के एक कोविड के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और ये अस्पताल तो बहुत बड़ी चीज़ है। हर अस्पताल में कल हर थाना में, शक्ति थाना में यहाँ कितना दिया गया? 200 मास्क अभी मैं दिया हूँ और निरंतर देते रहूँगा। पूछ के फोन करके बात करके जो दरकार है मैं निरंतर देते रहूँगा। जो मेरे कर्मचारी बना के देंगे मैं बांटते रहता हूँ। पोटका प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव बांगो गांव की चापाकल खराब हो जाने से बांगो गांव में पेयजल का समस्या उत्पन्न हो गया। ग्रामवासियों को पेयजल के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वही बांगो गांव के अनुपम कर द्वारा 2 दिन पहले चापाकल खराब होने की सूचना पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार को दिया गया था। मेरा नाम अनुपम कर है, मैं बांगो गांव का रहने वाला हूं। मैंने पिछले दिनों ट्विटर पर एक पोस्ट देखा था पोटका विधायक श्री संजीव सरदार जी का। उन्होंने एक नंबर साझा कर चापाकल मरम्मत की बात कही थी। मैंने उस नंबर पर बात की और उनके विभागीय प्रतिनिधि श्री किशन गुप्ता जी से संपर्क किया।
और मैंने उनको सारी जानकारी दी और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारे गांव का चापाकल बन गया और हमारे यहाँ बच्चे और जो महिलाएं हैं वो अभी इस चापाकल का पानी पी रहे हैं। मैंने ये बहुत दिनों बाद देखा कि हमारे विधायक एक बेटा की तरह हमारे पूरे विधानसभा का सेवा कर रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है। झारखंड में बीते 24 घंटों में 97 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले रांची से 19 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 18, धनबाद में 9, बोकारो में 8, गिरिडीह में 6, रामगढ़ में 5, गढ़वा में 4, देवघर, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में 3-3, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा और लोहरदगा में 2-2, दुमका और सिमडेगा में 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज 13 तारीख को पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिला है। थंडरस्टॉर्म के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना बताई गई है। 14 और 15 तारीख को झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म देखी जा सकती है। 16 और 17 तारीख को झारखंड में बारिश में कुछ कमी आ सकती है। इस दौरान राज्य के कुछ इलाकों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून के समय इस प्रकार की थंडर एक्टिविटी आम बात है और इसका सटीक पूर्वानुमान मौसम विभाग समय समय पर करता रहा है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई वो साहिबगंज में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अगर बात करें तो सबसे अधिक अधिकतम तापमान की तो सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। ये अभी जो झारखंड में प्री मानसून जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ जो आपको रेनफॉल देखने को मिल रही है, इसका अभी जो मेन कारण चल रहा है कि ईस्ट वेस्ट जो ट्रफ है उसका असर झारखंड पे हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। अगले 5 दिनों का जो मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि आज जो 13 तारीख है, आज झारखंड के कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की भी संभावना है। और कल और परसों जो 2 दिन है उसमें थोड़ा सा जो एरिया है उसमें थोड़ी कमी आएगी और कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके तत्पश्चात जो 2 दिन है उसमें थोड़े से जो बारिश है उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है और एक आध स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ आपको ठंडा क्लाउड बनते हुए दिखेंगे। तो अभी कुल मिला के ये स्थिति है कि झारखंड पे जो सिनेप्टिक फीचर है खासकर ईस्ट वेस्ट ट्रफ उसका असर हो रहा है और साथ में एक सर्कुलेशन बना हुआ है सेंट्रल उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत उसका भी असर झारखंड पे हो रहा है। साथ साथ में अभी प्री मानसून में ये थंडर एक्टिविटी आम बात है और इसकी पूर्वानुमान जो मौसम विभाग है समय समय पे एकदम सटीक करता आ रहा है। तो अभी आने वाले जो कुछ दिनों हैं उसमें थोड़ी सी आपको हल्की बारिश के साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी घटना देखने को मिलेगी। 16 तारीख से अरब सागर में एक साइक्लोन बनने की संभावना है और जिसका आने वाला नाम होगा टाउटे, जिसने म्यांमार ने दिया हुआ है। और 16 तारीख से ये अरब सागर में इसके बनने की संभावना है और जैसा अलग अलग मॉडल दिखा रहे हैं, मॉडल के हिसाब से अधिक संभावना अभी तक गुजरात में जताई जा रही है साइक्लोन को हिट करने की। तो कुल मिला के ये है कि झारखंड में अभी 2-4 दिन जो है वो थोड़ी बारिश की संभावना है। उसके बाद में जैसे ये साइक्लोन बनता है तो उसके बाद में उसका जो क्लाउड बैंड है वो झारखंड तक भी पहुंचेगा और साथ साथ में आपको थोड़े से झारखंड के ऊपर भी बादल देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जिला यातायात पुलिस शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच अभियान चला रही है, जिससे कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं चालकों का हेलमेट, मास्क व गाड़ी के कागजात भी जांचे गए। ये जो अपना जो कोविड-19 का जो संक्रमण इतनी ज्यादा भयावह स्थिति हो रही है और पूरी दुनिया को स्थिति को देखते हुए हम लोग कुछ नियंत्रण पे काबू पाने के लिए, ताकि कुछ कोविड पे काबू पाया जा सके, जिससे चलते हेलमेट, मास्क वगैरह सब कुछ देखा जा रहा है ताकि यातायात में कुछ कमी आवे, लोगों का घर से निकलना कम हो, जो जरूरी कार्य से निकले वही घर से निकले, अन्यथा बाकी सब अपने घर पे रहें, जिससे कुछ हम लोग सफलता पा सके कोविड-19 में। कितने लोगों का अभी तक पकड़ा गया, चालान काटा गया? चालान लगभग 10 से 15 आदमी तक, जो जिनके पास हेलमेट नहीं मिला या फिर कोई कागज पत्र नहीं मिला उनका चालान काटा गया है।
सर ये कहाँ पर ये लगभग अभी जांच अभियान हर चौक चौराहे पे किया जा रहा है। जहाँ भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है, भीड़ को नियंत्रण में कैसे किया जा सके, तो इसके लिए हम लोग अपना जो अभियान है उसके तहत चला रहे हैं। धनबाद के सहायता रिलीफ फंड संस्था ने धनबाद को उपायुक्त को सौंपा है 21,000 का चेक। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए सहायता रिलीफ फंड संस्था के द्वारा चेक के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में 21,000 का धनबाद के उपायुक्त छात्रों द्वारा बनाया गया संस्था कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धनबाद उपायुक्त को चेक सौंपा। हमारे ग्रुप है वो जो व्हाट्सएप अभी काम कर रहा है, हमारा ग्रुप का नाम है सहायता रिलीफ फंड धनबाद, ठीक है। इसके नाम से हम 3 लोग थे। हमने 29 तारीख को इसको शुरुआत किया है, सनत कुमार, अलीसा चौहान और अंकित कुमार ने मिलकर। फिर बाद में हमें 2 और लोगों ने जो हमारे साथ जुड़ा, अपूर्वा अग्रवाल और अंबुश रेटोरिया, जो हमारे ग्रुप के अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है। तो हमारा ग्रुप जो है जितने भी जैसे कि हम लोगों को मदद पहुंचाते हैं, सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन चाहिए किसी को ऑक्सीजन बेड चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, तो वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको। जैसे हमारे पास केस आता है, हमने अभी तक 200 से ज़्यादा मरीजों का हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अन्य चीज़ों की सहायता को ये पहुँचाई है। आज क्या किया है? आज हम यहाँ पे आए हैं डीसी को सीएम रिलीफ फंड में 21,000 रुपये का योगदान देने के लिए। ये पैसा कहाँ से जिताया आपने? ये पैसा हमारे जैसे कि जो भी मेंबर्स है ग्रुप के, और हमने अपना पॉकेट मनी से डोनेशन दिया, इकट्ठा किया और फिर हमने ये चीज़ कर पा रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूशन के छात्र हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के जो छात्र हैं, उनसे किस तरह की अपील करेंगे? हम उन सभी से अपील करेंगे कि वो भी मतलब कि जो दूसरे शहर के भी जो छात्र हैं वो भी अपने शहर में इस तरह का ग्रुप खोलें, अपने दोस्तों का, अपने टीचर्स का के मदद से इकट्ठा करके सभी जो भी मरीज़ आ रहे हैं उनको मदद करें, उनको हॉस्पिटल बेड्स दिलाने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में जिनको नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम अभी अपने कुछ हमारे पास और भी फंड जमा हुआ था, उससे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे हैं। जो भी जिन लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है उनको हम घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करते हैं जिनको हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा सनत। भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित व नीति आयोग द्वारा आदेशित कोरोना पर नियंत्रण एवं प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हेतु लोगों के बीच होम्योपैथिक दवा व आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण किया जा रहा है। इस कार्य में मदर एनजीओ शुभदृष्टि के साथ किसान विकास ट्रस्ट धनबाद, ग्रामीण विकास केंद्र धनबाद, देवकी मेमोरियल शिक्षा एवं समाज विकास समिति उद्यान, होलिस्टिक लाइफ क्योर सोसाइटी सराहनीय योगदान दे रही है। यह आयुष मेडिकल असेंबली नई दिल्ली द्वारा प्रेरित योजना है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप यह वितरण शिविर लगाकर करीब 100 लोगों के बीच मुफ्त में काढ़ा व दवा दिया गया। तरह का कैंप लगाए और किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? ये जितने सीएसओ धनबाद जिला में है, मेरा परिचय सुनील वर्मा हुआ, मदर एनजीओ का सेक्रेटरी हूँ शुभदृष्टि का, और जो विभिन्न सहयोगी संस्थाएं हैं, किसान विकास ट्रस्ट, ग्रामीण विकास केंद्र, अन्य सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा जो हम लोग कोविड-19 में हम लोग लोगों को जो है आर्सेनिक दवाओं का वितरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है और ठीक भी हो रहे हैं। तो उनको जो है आर्सेनिक दवा के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है। इसका उपयोग करें और सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क लगाएं और बराबर कंटिन्यू सैनिटाइज करें, घर से बाहर ज़्यादा अधिकांश न निकलें। इसके बाद और भी कहाँ कहाँ वितरण करिएगा आप ये दवा? ये अब जिला का जो है एक मुख्य केंद्र यहाँ रहेगा और बीच में जैसा होगा जितने भी हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे उसके माध्यम से हम लोग बीच में जैसे जहाँ केंद्र है जैसे प्रखंड स्तर पे या वार्ड स्तर पे, पंचायत स्तर पे वितरण किया जाएगा। और जो एनजीओ जो है, मदर एनजीओ के साथ जो जुड़े हुए जो एनजीओ हैं, उनकी क्या भूमिका अभी है? सारे सीएसओ 42 सीएसओ जो है वो अब भागीदारी है मदर एनजीओ के साथ में, जो पूरे धनबाद जिला में कार्यरत है और कार्य करने के लिए भी प्लान योजना तैयार किया जा रहा है। इसमें कोविड-19 में एक सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा। सपोर्ट सेंटर के माध्यम से संसाधन बैंक होगी जहां सारी सुविधाएं से लैस होगा और सारे सीएसओ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगे और लोगों को जो है सहायता प्रदान करेंगे। क्या क्या संसाधन हो रहा है? संसाधन जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, आर्सेनिक दवाएं होगी, मेडिसिन दवाएं होगी, अन्य संसाधन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज देखिए लॉकडाउन की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, रेशियो थोड़ा कोविड-19 का जो संक्रमित लोग थे बहुत कम हुआ है। कम लोगों जो है अब इस वजह से हम लोग को घर में रहें, सुरक्षित रहें और
कोविड-19 का पालन करें। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार वर्मा, मदर एनजीओ स्वदेशी धनबाद।